देव, अब केवल तुम्हारे लिए हम चाचा जी के परिवार को तो छोड़ नहीं सकते, उन्हें तो अपनी बेटी राशि की शादी में बुलाएंगे ही। बड़े भाई अजीत के पिघलते शीशे से ये शब्द देव के कानों से होते हुए सीधे दिलो दिमाग तक पहुंचकर सारी कोमल भावनाओं को पत्थर सा जमाते चले गए थे, जो आज कई महीने बाद भी उनके पारिवारिक सौहार्द को पुनर्जीवित करने के प्रयास में शिलाखंड से राह रोके पड़े थे। आपसी भावनाओं के सम्मान से ही रिश्तों को जिंदा रखा जा सकता है, पर जब दूसरे का मान नगड़े और अपना हित ही सर्वोपरि हो जाए तो रिश्तों को बिखरते देर नहीं लगती। देव ने अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाने के बजाय संयुक्त परिवार से निर्वासन स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे राशि की गोद भराई की तिथि नजदीक आती जा रही थी, पर दोनों भाइयों के बीच की स्थिति ज्यों की त्यों थी। और जब आज सुबह से ही अजीत के घर में लाउड स्पीकर पर ढोल की थापों की आवाज रह रहकर कानों में गूंजने लगी, देव की पत्नी आभा न चाहते हुए भी पुरानी यादों में खोसी गई। समय कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ सामने आता है। कल तक छोटी सी राशि उसके आगे पीछे चाची चाची कहकर भागती रहती थी। उसका कोई काम चाची के बिना पूरा ही नहीं होता था, और आज वह एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है तो एक बार भी उसे अपनी आभा चाची की याद नहीं आई। शायद अब भी उसकी मम्मी ने उसे रोक लिया हो, पर एक फोन तो कर ही सकती थी। ओह, जब उन लोगों को ही उसकी याद नहीं आती तो वह क्यों परेशान हो। उसने सिर झटककर पुरानी यादों को दूर करना चाहा, पर वे किसी हठी बालक की तरह आसपास ही मंडराती रही। उसने ध्यान हटाने के लिए खुद को व्यस्त रखना चाहा, पर वे शरारती बच्चे की तरह उंगली पकड़कर उसे फिर अतीत में खींच ले गई। तीन भाइयों अजीत, देव व विवेक में कितना प्यार था। उसके ससुर आलोकनाथ जी पत्नी के ना होने की कमी महसूस करते हुए भी उनके द्वारा लगाई गई फुलवारी को फलता फूलता देख खुशी से भर उठते थे। उच्च पदासीन बेटे, आज्ञाकारी बहुएं व पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के मुखिया अपने छोटे भाई के परिवार को भी कम मान व प्यार नहीं देते थे, जो उसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहते थे। हर तीज त्योहार पर दोनों परिवार जब एक साथ मिलकर खुशियां मनाते तो घर की रौनक ही अलग होती थी। उनके खानदानी आपसी प्यार का शहर के लोग उदाहरण दिया करते थे, पर ना तो समय सदैव एक सा रहता है और ना ही एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर होती है। आलोकनाथ जी के छोटे भाई भी प्रमोद जी उन्हीं की तरह सज्जन थे, परंतु सरकारी अफसरपति के पद के मद में डूबी उनकी पत्नी सुमित्रा जाने अनजाने अपने बच्चों में भी अहंकार भर बैठी थी। पिता के पद का दुरुपयोग उन्हें घर में विलासिता व कॉलेज में यूनियन का नेता तो बना गया, पर ना तो पढ़ाई में अव्वल बना सका और ना ही मानवीय मूल्यों की इज्जत करने वाला संस्कारशील स्वभाव दे सका। जीवन में आगे बढ़ने के मौके व्यर्थ के कामों में समय गवाकर वे खुद ही अपना रास्ता अवरुद्ध करते गए। बीता समय तो लौटकर आता नहीं, आखिर मन मारकर उन्हें साधारण नौकरियों पर ही संतोष करना पड़ा। संतान ही माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कराती है। जब सुमित्रा चाची अपने जेठ आलोकनाथ जी के परिवार पर नजर डालती तो अपने बच्चों के साधारण भविष्य का एहसास उन्हें मन ही मन कुंठित कर देता, पर उन्होंने इसे कभी जाहिर नहीं होने दिया था। उन जैसे लोग अपने सुख से इतना सुखी नहीं होते जितना कि दूसरे के सुख से दुखी। उनके अंदर के ईर्ष्यालु भाव से अनजान आलोकनाथ जी की दोनों बहुएं आभा व मधु, जो देवरानी जेठानी कम बहनें ज्यादा लगती थी, अपने सास की कमी चचिया सास की निकटता पाकर भूल जाती थी। यद्यपि शादी के कुछ सालों बाद ही आभा को चचिया सास का वैमनस्य से भरा व्यवहार उलझन में डालने लगा था। चाची जी अक्सर उसके कामों में कोई ना कोई कमी निकालकर उसे शर्मिंदा करने का बहाना ढूंढती रहती थी, और हर झिड़की के साथ वह ये जरूर कहती थी, देव अपनी पसंद की लड़की ब्याह तो लाया है, देखते हैं कितना निभाती है। इतनी अच्छी लड़की बताई थी पर जरा ध्यान नहीं दिया। अपनी बात न रखे जाने का मलाल वाणी से स्पष्ट झलकता था। शायद इसीलिए वह चाची की आंख में सदैव कांटा सी खटकती रही। चोट खाए अहम के कारण ही शायद सुमित्रा चाची कभी किसी बात के लिए उसकी प्रशंसा न कर सकी। घर में शांति बनाए रखने के लिए व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़कर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके वह उनके मन मुताबिक ही कर देती। आभा जितनी झुकती गई उतना ही वे देव व आभा के खिलाफ जहर घोलते हुए एक कूटनीति के तहत अजीत व मधु के प्रति प्रेम प्रदर्शन करती गई। दूध चाहे कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, जहर की एक बूंद ही उसे विषैला बनाने के लिए काफी होती है। शुरू में तो मधु व आभा एक दूसरे का सुख दुख बांट लेती थी, पर अजीत व मधु का चाची के परिवार के प्रति बढ़ता झुकाव, साथ ही अपने सगे भाई देव व पिता की उपेक्षा से उनके आपसी रिश्तों में दूरियां आने लगी। अच्छाई से अधिक बुराई अपना असर जल्दी दिखाती है। उनके इस पक्षपातपूर्ण रवैये का असर घर के निर्मल वातावरण को भी दूषित करने लगा था। आपसी प्यार का स्थान प्रतिस्पर्धा ने ले लिया। चचिया सास के प्रपंच से अनजान उनकी आंखों का तारा बनी मधु को भी अब देव व आभा की हर बात में स्वार्थ ही नजर आता। उनके भले के लिए कही गई सही बात भी गलत लगती। कई कलाओं की जानकार आभा के पास जब जेठानी के बच्चे राशि और ईशान अपने स्कूल की हस्तकला प्रतियोगिता के लिए वस्तुएं बनाना सीख रहे होते तो खुद को उपेक्षित समझ मधु इसे अपना अपमान समझती। अपने बच्चों का उन लोगों के प्रति स्नेह भी उसे आभा का षड्यंत्र ही लगता। अब तो हर चीज मार्केट में मिलती है, खरीद कर दे देना, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग, उठो यहाँ से और पढ़ने जाओ, कहती हुई मधु बच्चों को स्वयं कुछ करने या सीखने की प्रेरणा से विलक करती जा रही थी। आलोकनाथ जी घर में आए इस बदलाव को महसूस तो कर रहे थे, पर कारण समझने में असमर्थ थे, इसीलिए केवल मूक दर्शक ही बनकर रह गए थे। इंसान बाहर के दुश्मनों से तो लड़ सकता है, किंतु जब घर में ही कोई विभीषण हो तो कोई क्या करे। अपनों से धोखा खाना बेहद सरल है। कहते हैं कि औरत ही घर बनाती है और वही बिगाड़ती भी है। यदि परिवार में एक भी स्त्री गलत दिमाग की आ जाए तो विनाश तो होना ही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आभा की चचिया सास के निरंकुश शासन का साम्राज्य भी बढ़ता रहा। इस बात का तकलीफ देह अनुभव तक हुआ जब चाची जी के
सौतेले भाई ने अपने बेटे के विवाह में बहन की नाराजगी के डर से देव व आलोकनाथ जी को विवाह का आमंत्रण पत्र ही नहीं भेजा। लोगों द्वारा उनके न आने का कारण पूछने पर उनका पैसों का अहंकार प्रचारित कर दिया गया। हालांकि चाचा जी ने इसका विरोध किया था, किंतु तेज तर्रार चाची के सामने उनकी आवाज नकार खाने में तूती बनकर रह गई थी। मृत समान रिश्तों के ताबूत में आखिरी कील उन्होंने तब ठोक दी जब देव के बेटे मिहिर के जन्मदिन की पार्टी में आलोकनाथ जी द्वारा सानुरात सपरिवार आमंत्रित होने के बाद भी केवल चाचा जी थोड़ी देर के लिए आकर रस्म अदायगी कर गए। केवल लोकलाज के लिए रिश्तों को ढोते रहने का कोई मतलब नहीं रह गया था। इसीलिए सगी भतीजी राशि के विवाह आमंत्रण पर देव ने साफ कह दिया कि यदि चाचा जी के परिवार को बुलाया गया तो हमारा परिवार नहीं जाएगा। हमेशा की तरह बिना कारण पूछे अजीत छुटते ही बोला, देव तुम तो लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हो, इसीलिए सब तुमसे दूर होते जा रहे हैं। अपने दूर क्यों हो रहे हैं यह आप नहीं समझ सकते, क्योंकि समझना ही नहीं चाहते। मैं ना किसी से लड़ने जाता हूँ और ना अहंकारी हूँ। हाँ, साफ कहने का मतलब रखता हूँ और गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। मुझे तो भाई आश्चर्य इस बात का है कि जब वे आपको गलत नहीं लगे तो मैं क्यों गलत रहा हूँ। या तो आपको पूरी बातें पता ही नहीं है या मेरी इज्जत आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। कोई हो या ना हो पर पिताजी मेरे साथ है और यही मेरे लिए काफी है। देव एक सांस में बोल गया। तुम ही लोगों को शिकायतें रहती है। पिताजी तो मेरे यहाँ हर फंक्शन पर आते हैं और चाचा जी व अन्य सबसे ठीक से भी बोलते भी हैं। संतान का मोह ही उन्हें खींच कर ले जाता है। संतान चाहे कितना भी दुख दे, माँ बाप का प्यार तो निस्वार्थ होता है। आपने कभी उनका दर्द महसूस ही नहीं किया। रही बात चाचा जी से पिताजी के बोलने की, तो हम लोग उस स्तर तक असभ्य नहीं हो सकते कि कोई बात करे तो जवाब ना दे या अपने घर फंक्शन पर बुलाकर खाने तक के लिए ना पूछे। क्या आपके लिए चाचा जी सगे भाई व पिता की खुशी से भी ज्यादा बढ़कर हैं? जो भी हो, पर देव अब केवल तुम्हारे लिए मैं चाचा जी के पूरे परिवार को तो नहीं छोड़ सकता। उन्हें तो अपनी बेटी राशि की शादी में बुलाऊंगा ही। अजीत जैसे कुछ सुनने समझने को तैयार ही न था। तो ठीक है, हमें ही छोड़ दीजिए, भारी मन से कह देव सबके बीच से उठकर चला गया था। पर इस एक पल में अंदर कितना कुछ टूट गया कौन जान सका। एक क्षण को अजीत अपने ही शब्दों की चुभन से आहत हो उठा था, किंतु बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बात तो वापस नहीं हो सकी थी। उस दिन का व्याप्त सन्नाटा आज तक नहीं टूट पाया था। तभी काम वाली की आवाज से आभा की तंद्रा भंग हो गई। बीबी जी, आप नहीं जाएंगी राशि बिटिया की गोद भराई पर? आंखों में कुटिल भाव लिए पल्लू से हाथ पोंछती मालती ने पूछा था। तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ अपना काम करो। उसकी चुगलखोरी की आदत से अच्छी तरह परिचित आभा ने उसे झिड़क दिया। वह मुंह बनाती हुई चली गई। आभा ने जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मन की थकान से तन भी क्लांत हो उठा था। वह कुर्सी पर अधलेटी सी आंखें बंद कर बैठ गई। घर में फैले तनाव को भांप कर दोनों बच्चे मिहिर व मिशिका स्कूल से आकर चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में पढ़ने का उपक्रम कर रहे थे। देव के आने में देर थी। अजीत का बेटा ईशान जब बुलाने आया तो पिताजी न चाहते हुए भी उसके साथ राशि की गोद भराई में चले गए थे। घर के एकांत में लाउडस्पीकर पर गानों की आवाज से ज्यादा पुरानी यादों की गूंज थी। आपसी रिश्तों में खींचतान व नया मकान बन जाने पर देव अपने परिवार व पिता के साथ पुश्तैनी मकान, जिसमें अजीत का परिवार भी रहता था, छोड़कर पास ही बने अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गया था। दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार होते हुए भी ना जाने कौन सी अदृश्य शक्ति उनके संबंधों को पुनः मधुर बनने से रोकती रही। स्थान की दूरी तो इंसान तय कर सकता है, पर दिलों की दूरी दूर करना इतना आसान नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। अनमनी सी आभा ने उठकर दरबार खोला तो सगे देवर विवेक व उसकी पत्नी आकांक्षा को आया देख सुखद आश्चर्य से भर उठी। आइए, अंदर आइए। विवेक भैया, आकांक्षा कब आए अमेरिका से? अपनों से मिलने की खुशी आंखें नम कर गई। भाभी बस अभी 3 घंटे पहले ही पहुंचे हैं। पर यह सब हम क्या सुन रहे हैं? आप लोग सगाई में शरीक नहीं होंगे? अंदर आकर विवेक और आकांक्षा ने आभा का पैर छूते हुए पूछा तो अनायासी उसकी आंखें भर आई। आकांक्षा को उठाकर गले से लगाती हुई बोली, लोग तो अपने देश में रहकर भी आपसी सभ्यता व संस्कार याद नहीं रखते, तुम लोग विदेश जाकर भी भूले नहीं हो? हाँ भाभी, विदेश में सब कुछ मिलता है, हर चीज पैसों से खरीदी जा सकती है, पर बड़ों का आशीर्वाद और प्यार बाजार में नहीं बिकता। सच, आप सबकी वहाँ बहुत याद आती है। चलिए तैयार हो जाइए, ऐसा भी कहीं हो सकता है घर में शादी है और आप लोग यहाँ अकेले बैठे हैं? आकांक्षा मनुहार करती सी बोली। आभा के चेहरे पर कई रंग आकर चले गए। तभी देव भी आ गए। बरसों बाद मिले सब एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहे। आखिर विवेक के बहुत पूछने पर देव ने उनको अपने न जाने की वजह बता दी। यहाँ इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने हमें कुछ बताया ही नहीं। उन सब की जातियों का हिसाब तो हम लोग ले ही लेंगे, पर अभी तो आप लोग चलिए, वरना हम भी नहीं जाएंगे। और आप खुद को अकेला ना समझे भैया, मैं हूं ना आपके साथ। विवेक उत्तेजित होकर बोला। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ न जाना ही बेहतर है। ये हमारा अहंकार या जिद नहीं, स्वाभिमान है। हद तो ये है कि चाची जी के भाई सौतेले होकर भी उनकी गलत बात मान लेते हैं और हम अपने सगे भाइयों से सही बात मानने की आशा ना रखें। वे मुझे ही गलत समझते हैं। औरतों और पिताजी की इच्छा का भी उनके लिए कोई महत्व नहीं है। उदासी देव की आवाज से साफ झलक उठी थी। एक नजर सब पर डालकर वह फिर कहने लगे, इस फैसले तक मुझे पहुंचने में तकलीफ तो बहुत हुई, पर अब कोई दुख नहीं है। इसी बहाने मुझे अपने और बेगानों की पहचान तो हो गई। हम लोगों के जाने ना जाने से वहाँ किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? एक बार भी किसी को इस परिवार की याद आई? आभा कह ही रही थी कि उसके कानों में राशि के ये शब्द पड़े, चाची जी मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। आना तो मैं बहुत पहले से ही चाहती थी, बस सोचती ही रह गई। अब तो जल्दी मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, मुझसे कैसी शिकायत। राशि की आवाज सुनकर सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। सितारों से सजी गुलाबी साड़ी में सजी राशि बेहद सुंदर लग रही थी। अचानक उसे यूं अपने छोटे भाई ईशान के साथ आया देख सब हतप्रभ रह गए थे। पगली
तुझसे कैसी शिकायत, तुम तो हमारी बच्ची ही हो। पर तुम इस समय यहाँ घर में तुम्हारे ससुराल वाले आते ही होंगे। आभा ने प्यार से राशि को अंदर लाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं चाची जी, उनको बताकर आई हूँ, सब आप लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। पापा अपने चाचा चाची को नहीं छोड़ सकते तो मैं भी अपने चाचा चाची को नहीं छोड़ सकती। जब तक आप लोग नहीं आएंगे मैं भी सगाई पर नहीं बैठूंगी। राशि ने अपना फैसला सुनाते हुए पास ही खड़े छोटे चचेरे भाई बहन को गले से लगा लिया। और तुम भी तैयार हो जाओ, फेरों पर जीजा जी के जूते नहीं चुराओगी। मिशिका व मिहिर आशा भरी नजरों से देव व आभा को देखने लगे, जो असमंजस में थे। तभी विवेक उत्साहित होकर बोला, ये हुई ना बात, अब तो भैया आपको चलना ही होगा। राशि के प्यार व अपनत्व ने सबके दिलों को झकझोर दिया था। एकाएक राशि कितनी समझदार व बड़ी लगने लगी। उसके आत्मविश्वास व प्यार भरे अधिकार ने एक बारगी सबको अभिभूत कर दिया था। कोई भी नफरत की दीवार अपनों के रिश्ते के प्यार से ज्यादा मजबूत नहीं होती, ढह ही जाती है। जरूरत केवल समय पर एक ईमानदार प्रयास करने की होती है। वर्षों तक हिमाच्छादित हिमखंड के अंदर बहते निर्मल जल के सोते जैसे अचानक राह मिलते ही बह निकलते हैं, यत्नपूर्वक अब तक रोके गए बहते आंसू ही उनके प्यार की अभिव्यक्ति बन गए थे। हाँ, तुम लोगों को आना ही होगा। तभी दरवाजे से अंदर आते प्रमोद चाचा जी का स्वर सुनाई दिया। जाने अनजाने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, मुझे इसका दुख है। खैर, अब दिल में कुछ ना रखो, यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। याद रखो, बंद मुट्ठी ही 1.25 लाख की होती है। मुझे माफ कर दो बहू, सुमित्रा चाची पश्चाताप भरे स्वर में कह रही थी। राशि ने मेरी आंखें खोल दी है, जलन ने मुझे विवेकहीन बना दिया था। कहो तो मैं तुम दोनों के पैर भी सब पकाकर आभा पीछे हट गई। अरे अरे, आप यह क्या कर रही हैं? आप तो हमारी बड़ी हैं। हाँ बड़ी तो है, पर इन्हें बड़ों के फर्ज नहीं केवल अधिकार ही याद रहे। पहली बार सबने चाचा जी को गरजते सुना। बड़प्पन बनाए रखने के लिए आचरण भी तो मर्यादित होना चाहिए। चाचा जी के और अधिक उग्र क्रोध का लक्ष्य बनने से चाची जी को बताते हुए देव बोला, अब छोड़िए भी चाचा जी, पश्चाताप का एक आंसू ही सारे गिले शिकवे दूर कर देता है। अपनी गलती का एहसास करके क्षमा प्राप्ति होना ही सबसे बड़ा बड़प्पन है। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोच लिया, यही पर्याप्त है। फिर शाम का अंधेरा घिर आया था। कुर्सी से जल्दी उठकर उसने स्विच ऑन किया तो कमरा दुधिया प्रकाश से नहा उठा। रात्रि के 10 बज रहे थे। बाहर शाम से चीख रहे लाउडस्पीकर शांत हो चुके थे। सपनों की दुनिया से यथार्थ के धरातल पर आने में उसे कुछ ही पल लगे थे। तब तक टेलीविजन देख रहे बच्चों ने दरवाजा खोल दिया था। देव अंदर आते हुए उसे उनिंदा सा देख पूछ रहे थे, क्या हुआ, सो रही थी? हाँ, शायद झपकी सी आ गई थी, पर अब जाग गई हूँ, आइए खाना लगाती हूँ। रसोई की तरफ बढ़ती आभा सोच रही थी कि अवचेतन ने स्वप्न में उनकी आशाओं को मूर्त रूप तो दे दिया था, पर यथार्थ कितने कठोर होते हैं। बिल्कुल हिमशैल की तरह, जिसका केवल 1/4 भाग ही नजर आता है, शेष जलमग्न रहता है। जिंदगी स्लेट पर लिखी इबारत तो नहीं जिसे पसंद ना आने पर मिटाकर पुनः लिख दे। यह तो अमिट शिलालेख है, जिसे चाहते न चाहते हुए भी हमें पढ़ना ही है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।